360 में पाकिस्तानी मीडिया में ना तज्जियाकारों की कमी और ना उनके तज्जियों की, लेकिन तज्जियों का मेयार और तज्जियाकारों की गैर जानिबदारी में कमी जरूर है। अगर हमने अखबार पढ़ ली और हमने 4 टीवी प्रोग्राम देख लिए और हम ऊंचा बोल लेते हैं और अच्छा बोल लेते हैं तो हम तज्जियाकार बन जाते हैं। अमेरिका में बच्चों के लिए डब्बे के दूध की कमी से घराने कैसे मुतासिर हुए, और आपको बताएंगे नैनो रोबोट्स के बारे में जो कि इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इलाज में मदद कर सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हालिया बरसों में पाकिस्तान के सियासी हालात ने लगता यूं है कि गली मोहल्लों से लेकर टीवी स्क्रीनों तक हर एक को ही तज्जियाकार बना दिया है, जहां तज्जिया बांटने वाले ज्यादा और समेटने वाले कम हैं। लेकिन तज्जियाकार कहते किसे हैं? कौन शख्स होता है ये जो कि हर वक्त तज्जिए दे सकता है? टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले तज्जियाकारों में खवातीन की तादाद कम क्यों है? ऐसे बहुत से सवालात का जवाब लाई हैं समन खान अपनी इस रिपोर्ट में। तज्जियाकारी आसान काम नहीं। मौजू पर गहरी तहकीक और अबूर होने के साथ तारीखी हकाइक और वाक़यात याद होना भी ज़रूरी है ताकि क़ारीन, सामाईन और नाज़रीन तक जिम्मेदारी के साथ बात पहुँचाई जा सके। पाकिस्तान में इन दिनों जहां सियासत, मईशत, खारजा और दिफाई पॉलिसीज़ और दीगर मामलात तज्जियाकारों के तज्जिए से बच नहीं पाते, इसी तरह उन तज्जियों का हासिल भी अक्सर मौज़ूए बहस रहता है। अब उनको अब वो फंस गए बजट देने के साथ। इंफॉर्मेशन का फ़्लो बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं जो तज्जियाकार आते हैं उनको इन्फॉर्मेशंस तो होती हैं लेकिन वो एकेडमिक रिगर नहीं होता, और इसीलिए जब वो एनालिसिस करते हैं तो वो एनालिसिस जो है वो या तो आप कह लें उनकी पॉलिटिकल बायसनेस का हिस्सा होता है, जिस तरफ उनका झुकाव होता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ या किसी शख्सियत की तरफ, और वो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं तो वो पब्लिक ओपिनियन बायस हो जाती है। अगर हमने अखबार पढ़ ली और हमने 4 टीवी प्रोग्राम देख लिए और हम ऊंचा बोल लेते हैं और अच्छा बोल लेते हैं तो हम तज्जियाकार बन जाते हैं। हमारे यहाँ क्राइटेरिया शायद ये बन चुका हुआ है, जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है उस फील्ड में उसका एनालिसिस और एक जनरल जो शख्स होता है उसके एनालिसिस में बहुत फ़र्क होता है। रोल अब एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का है। प्रोपेगेंडा न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन मॉडल पर पीएचडी करने वाले जामिया पंजाब के मुहक्किक खुरम शहजाद कहते हैं कि इन्हीं तज्जियों की आड़ में अवाम के नज़रियात को भी मनपसंद शक्ल में ढाला जाता है। किसी कौमी मौजू पे अगर उसको कोई ज़हनी इंतशार है कि वो इस मौजू पे फ़ैसला नहीं कर पाता कि ठीक क्या है और गलत क्या है, वो इस टूल के ज़रिए असरअंदाज होते हैं कि ताकि वो ऐसे बताएं कि ये एक जनरल सी ओपिनियन है और सारे माहिरीन या सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, और वो उन प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और बिलीव्स को स्ट्रेंथन करने में मदद देते हैं। पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ अहमद वलीद कहते हैं कि खबरनामे और न्यूज़ शोज में जांच पड़ताल के बाद ही किसी शख्स को बतौर तज्जियाकार मुंतखब किया जाता है, लेकिन वो मानते हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में जामियात की सतह पर सब्जेक्ट और फील्ड स्पेशलिस्ट जिस कदर आसानी से मिल जाते हैं, पाकिस्तान में बाज़ौक़ात इन कदरों पर समझौता करना पड़ जाता है। सहाफ़ती करियर में देखा है प्रोफेसर हजरात करंट सिचुएशन के ऊपर नज़र नहीं रखते, उनको एक फ़ियर होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें तो शायद हमने अगर कोई ऐसी बात कर दी हुकूमत के अगेंस्ट या कोई पॉलिटिकल फोर्स के अगेंस्ट या किसी इदारे के अगेंस्ट तो ये ना हो कि हमें कोई मसला आ जाए। ज़्यादातर तो फिर हमारे पास चॉइस बचती है कि जो लोग ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने पॉलिटिकल जिनका करियर है, यानी कि जिन्होंने सियासत के ऊपर बहुत लिखा है, बहुत काम किया है और सारे पाकिस्तान के अदवार जो हैं उनमें से गुजर के हैं, तो कोशिश होती कि उन जैसे लोगों को ले। क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अदालत में इस मामले को लेके जाना चाहिए था? तज्जियाकारों की भरमार में देखने वालों को एक कमी ख्वातीन तज्जियाकारों की भी नजर आती है। एंकर मुनीज़े जहांगीर समझती हैं कि मर्दों की इजारादारी वाले मुआशरे में ख्वातीन को काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। मैं जब अपना टीवी प्रोग्राम करती हूँ तो अक्सर ये होता है कि पैनल के अंदर तीनों के तीनों मर्द होते हैं, उसके ऊपर कभी कोई कमेंट नहीं किया जाता, मगर अगर
तीनों के तीनों जो पैनलिस्ट हैं वो ख़वातीन हों, तो पूछा जाता है क्या ख़वातीन के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, क्या ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, इसलिए चूँकि जिस तादाद में ख़वातीन पिछले 10 साल में पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर आई हैं, तो इसके ऊपर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि तीनों के तीनों जो पैनलिस्ट्स हैं वो ख़वातीन हैं, और अगर वो ख़वातीन हैं तो फिर उनको क्या ख़वातीन के मसाइल पे ही बात करनी चाहिए या कि मेन स्ट्रीम इशूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी काबीना वॉर कैबिनेट है। माहिरीन समझते हैं कि न्यूज़ प्रोग्राम्स में तज्ज़ियाकारों के जिन्स में तवाज़ुन रखना जिस कदर ज़रूरी है, उतना ही अहम तज्ज़ियाकारों की गैर जानिबदारी भी है, और इसी असूल को अपनाते हुए मुआशरे में फ़रोग़ पाते अदम बर्दाश्त के रवैयों में कमी लाई जा सकती है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान में मुबैना तौर पर हुकूमत पे तनकीद करने वाले सहाफ़ियों पर रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में FIRs दर्ज कराई गई हैं, जिसके बाद इन मुकदमात में नामजद सहाफ़ी अदालतों से रुजू कर रहे हैं। अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान उन सहाफ़ियों में शामिल हैं जिन पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात से इंतशार फैलाने और बगावत पर उकसाने की दफ़ात के तहत मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सहाफ़ी तंजीमियों ने इन मुकदमात को आज़ादी राय के हक़ के मुनाफी करार दिया है, जबकि हुकूमत की तरफ से सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के तासुर और इल्ज़ामात की तरदीद की गई है। पाकिस्तान में माजी में इन दफ़ात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात में कानून नाफिज करने वाले इदारे सहाफ़ियों को गिरफ्तार भी करते रहे हैं। मुनीज़ा जहांगीर आज TV पर ही अपना प्रोग्राम भी करती हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मुनीज़ा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात को गैर जानिबदार मुबस्सिरीन किस तरह से देखते हैं? हुकूमत का तो कहना है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये मुकदमात आम लोगों ने दर्ज करवाए हैं, तो ये सिलसिला तो बहुत तूल पकड़ सकता है, इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, रोकने के लिए तो मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी जो स्टेटमेंट आई हैं सहाफ़ियों की तंजीमों से और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने इसको कंडेम किया है, मगर अगर वो सहाफ़ी उनसे बात की जाए तो वो क्लियर नहीं है कि कौन है इस पिटिशंस के पीछे, जहाँ पे इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं म्यूटनी के, डेफेमेशन के। और हमने कोशिश की अपने तौर पे कि उन पिटिशनर से हम राब्ता करें जिन्होंने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमे दर्ज किए, मगर हैरत अंगेज़ बात ये है कि जो मुकदमे जिस तरीके से FIR लिखी गई, तो वो उसका जो तरीका था, तौर तरीका था लिखने का, वो मिलता जुलता था जो पिछले सहाफ़ियों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई जब नून लीग अपोजिशन में थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। वो भी कहते थे कि हम चाय पी रहे हैं, पिटिशनर कहता था मैं चाय पी रहा था, मैंने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि कोई YouTube के ऊपर जो है वो फौज के ऊपर तनकीद कर रहा है, ये भी FIR यही कहती है। तो सब चाय पी रहे थे, उन्होंने अपने फ़ोन उठाया, YouTube पे देखा और फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। ये क्या सारे ज़माने में फैक्ट्री वर्कर्स में अब जो है वो टैक्सी ड्राइवर भी जो है वो उनका ज़मीर जागा और उन्होंने FIR दर्ज की। तो फिर सवाल उठता है कि जिन जो टैक्सी ड्राइवर्स, फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो तो मेहनत मुशक्क़त में जो है परेशान रहते हैं, तो कैसे उन्होंने मुकदमे जो हैं डेफेमेशन के, म्यूटनी के, सहाफ़ियों के ऊपर दर्ज कर दिए? ये वाकई में एक हैरानकुन बात है। तो ये पूरे पाकिस्तान में जो मुकदमात मुनीज़े दर्ज हुए हैं, जो पूरे पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज हुए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में हुए हैं, सिंध में हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, दूर दराज के इलाकों में हुए हैं, तो ये सभी चाय पी रहे थे, सभी इसी क्लैन से हैं? नहीं, मैं एक पिटिशन की, एक FIR की खास तौर पे बात कर रही हूँ जो सिंध से दर्ज हुई। हमने जब उनको फ़ोन किया पिटिशनर को, तो उन्होंने कहा कि मैं टैक्सी चलाता हूँ। जब हमने उनसे और बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन पटक दिया। तो बाकियों के साथ भी जिन के नंबर हमारे पास आए और हमने उनको फ़ोन करने की कोशिश की, उनसे मौक़िफ़ उनका दरियाफ्त करने की कोशिश की कि वो क्या ऐसी बात थी कि उनके दिल को इतनी जाके लगी कि उन्होंने ज़रूरी समझा बहैसियत पाकिस्तानी शहरी के वो इस किस्म के मुकदमा जो है सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज करें, तो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि वो हमें बताएं। तो फिर देखिए सवाल तो उठते हैं कि इन लोगों के पीछे हर हुकूमत में कौन लोग होते हैं, और वो सहाफ़ी जिनके ऊपर ये मुकदमे दर्ज हुए वो भी तो हमें खुल के बताएं कि कौन इसके पीछे है। तो अब जिन सहाफ़ियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है वो साबिक हुकूमत की हिमायत करने वालों में से हैं, क्या सहाफ़ी बरादरी इस बात पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद है कि इस तरह के मुकदमात चाहे किसी के भी खिलाफ हों ये गलत है? बिल्कुल मुत्तहिद है। मैं समझती हूँ कि सहाफ़ी बरादरियों में इसमें कोई दो राय नहीं है
کہ اگر آپ صحافیوں کو زد و کوب کریں گے، ان کو ہراساں کریں گے، ان کو ان کے آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ہے قدغنیں لگائیں گے، تو اس کے خلاف صحافی برادری کھڑی ہوگی، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں. مگر ساتھ ساتھ صحافی برادری یہ بھی سمجھتی ہے کہ صحافیوں کے اندر بھی یہ بات ریئلائزیشن ہونی چاہیے اور یہ یونٹی ہونی چاہیے کہ جب ان کے مخالفین کے خلاف بھی اس قسم کے مقدمے بنے ان کو تب بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. یہ جو ہے لاسٹ پہ ایک چیز میں کوئکلی جاننا چاہوں گا. پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مخصوص پارٹیوں، مخصوص رہنماؤں کی حمایت کرنے والے میڈیا ورکر، صحافی کھل کر کسی حکومت کی حمایت یا مخالفت کرتے ہیں. کئی اور ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ رجحان پاکستان کے لیے نسبتاً نیا ہے. پاکستان میں صحافتی اداروں اور کمیونٹی کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھی. جی میرا مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ اگر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فاکس ہے یا CNN ہے، ہم اوپنلی دیکھتے ہیں کہ ایک ایجنڈا جو ہے یا ایک جو سپورٹ ہے وہ لی جاتی ہے مختلف ملکوں کی طرف سے. صحافی جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ نسبتاً نیا ہے، تو پاکستان میں صحافتی اداروں اور کمیونٹی کے لیے آپ کے خیال میں یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیے یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو اچھا ٹرینڈ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں صحافی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب آپ کہیں کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو پاکستان کے اندر جس قسم کے حالات ہیں غیر جانبدار ہونا بہت مشکل ہے. مگر ادھر میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو سیاستدان ہیں وہ بھی ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ صحافیوں کو پوزیشن لینی پڑتی ہے. اگر آپ صحافیوں کی آزادی اظہار رائے کے اوپر ہی حملہ کر رہے ہیں اور اگر وہی نہیں بچے گی تو پھر جو صحافی ہے وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے کافی ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے. زمین اگر کھینچ لی جاتی ہے تو صحافی کس طرح سے صحافت کر سکتا ہے. بہت شکریہ منیزہ جہانگیر ہم سے بات کرنے کا اس حوالے سے. جس طرح کی پاکستان میں اس وقت لینڈسکیپ تھی اور خاص طور پہ صحافیوں کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس پہ منیزہ جہانگیر سے بات ہو رہی تھی. امریکہ میں بات کرتے ہیں. صدر جو بائیڈن کا ٹوکیو میں پریس بریفنگ میں یہ بیان کہ واشنگٹن چین کے تائیوان پر حملے کی صورت میں تائیوان کا دفاع کرے گا امریکہ کی تقریباً 4 دہائیوں سے چلنے والی اسٹریٹجک ابہام والی پالیسی سے ہٹ کر دیکھا جا رہا ہے. ماضی میں امریکی صدور کی طرف سے اس معاملے میں ہمیشہ مبہم پالیسی رہی ہے. صدر بائیڈن کے اس بیان پر چین کے علاوہ امریکہ کے اندر سے بھی رد عمل آ رہا ہے. مونا کاظم شاہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں مزید جانتے ہیں. مونا، چین سے کیا رد عمل آیا ہے صدر بائیڈن کے اس بیان پر، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی وضاحت آئی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل اسد، پہلے تو میں بتا دوں کہ وائٹ ہاؤس نے فوراً ہی ایک وضاحت جو ہے وہ ایشو کی اور انہوں نے کہا کہ اس بیان کو بالکل اس طور پہ نہ لیا جائے کہ جیسے وائٹ ہاؤس کی پالیسی چائنا کے حوالے سے تبدیل ہوئی ہے. ماضی میں بھی صدر بائیڈن کوئی 3 دفعہ جو ہے وہ اس قسم کی بات کر چکے ہیں اور پھر ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو ڈاؤن پلے کرتی ہے اور اس کو کنٹین رکھنے کی کوشش کرتی ہے. چین نے ظاہر ہے اپنے ڈسمے کا اظہار کیا اس پوری ایشو کے اوپر، اور ان کی فارن منسٹری نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جہاں تک چین کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کی بات آتی ہے اس پر بالکل کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ادھر یہاں پر پولیٹیکل پنڈتس جو ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ مائیکل گرین جو کہ فارمر NSA ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا ٹرکی بیلنسنگ ایکٹ ہے جو صدر بائیڈن نبھا رہے ہیں. انہوں نے دونوں ممالک جو ہے چین اور روس دونوں کو اتھارٹیرین رجیمز کہا اور کہا کہ ان دونوں ممالک کے بیچ بہت زیادہ بھائی چارہ ہے اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ یوکرین کی وار کے بعد تائیوان کے سچویشن میں ایک ریزنیبل ڈاؤٹ ہے اگر ہے صدر بائیڈن کو. تو آگے دیکھتے ہیں انہوں نے اس بارے میں کیا کہا. And you also have to wonder about Xi Jinping himself. آپ کو شی جن پنگ کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. جیسے زیادہ تر ماہرین کا خیال تھا کہ پیوٹن صرف فوجی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور کیو پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کیا. اس لیے اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا شی جن پنگ خود پر قابو رکھ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ شی جن پنگ اور پیوٹن جیسے رہنما باقی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں. وہ غیر ملکی رہنماؤں سے زیادہ ملاقات نہیں کرتے اور نہ ہی ماہرین سے ملتے ہیں. ان کا ایک بہت مختصر سا ہاں میں ہاں ملانے والا حلقہ ہے جو انہیں اور ان کے ہر فیصلے کو ہمیشہ صحیح کہتا ہے. اس لیے ہمیں اس امکان پر غور کرنا ہوگا کہ شاید شی کی جنگ کی دھمکیوں میں بھی ایسی حدود نہیں ہیں جیسی ہم سمجھ رہے ہیں. مونا، کوارڈ سمٹ بھی ختم ہو گیا ہے اور روس یوکرین جنگ کے معاملے پہ امریکہ چاہتا تھا کہ بھارت اس جنگ میں روس کی مذمت کرے. اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکی؟
نہیں اسد، اس بارے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ یہ چیز خاصی موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو ہے وہ اب بھی رشیا کو کنڈیم نہیں کیا، ان پہ سینکشنز نہیں لگائے، اور اس پر کافی بات چیت یہاں کے پولیٹیکل پنڈتس بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا جو ساؤتھ چائنا سی میں جو وہ ملٹری ملیشیا ایک طریقے سے کوٹ ان کوٹ بنا رہے ہیں، اس پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ایشیا میں میانمار کے ایشو پہ، پینڈیمک پہ، انفراسٹرکچر پہ، نارتھ کوریا کی میسل سرچ پہ، غرض کے مختلف موضوعات پہ بات ہوئی، اور یقیناً یوکرین رشیا جنگ پہ تو بات ہوئی۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے، صرف یورپین ایشو نہیں ہے۔ بہت شکریہ مونا کاظم شاہ، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کوارڈ سمٹ پہ، اور اس کے بعد جو صدر بائیڈن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا۔ امریکہ میں اگر ہم ڈومیسٹکلی بھی دیکھیں تو کچھ چیزیں اس وقت جو ہیں وہ کافی حد تک سپلائی چین کی وجہ سے پوری دنیا میں ایشوز ہیں، امریکہ میں بھی اس حوالے سے کچھ ایشوز ہیں۔ امریکہ میں گزشتہ چند ماہ سے بچوں کے لیے ڈبے کے دودھ کی شدید قلت ہے۔ صدر جو بائیڈن نے شیرخوار بچوں کے لیے ڈبے کے دودھ کی تیاری کی رفتار تیز کرنے کے لیے ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ کو فعال کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ درآمد کرنے کے لیے اضافی پروازوں کی اجازت بھی دی گئی ہے، جس کے بعد امریکی ایئر فورس کی ایک پرواز یورپ سے 39 ٹن ڈبے کا دودھ لے کر امریکہ پہنچی ہے۔ ملک میں یہ ڈبے کے دودھ کی قلت اس وقت شروع ہوئی جب بچوں کا دودھ تیار کرنے والا سب سے بڑا پلانٹ مضر صحت مواد کی شکایت سامنے آنے کے بعد بند کر دیا گیا۔ ندا سمیر ہمیں اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں۔ مجھے امریکہ آئے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، اور یہاں پر ہر پروڈکٹس کی نہ صرف آپ کو مختلف قسمیں ملیں گی بلکہ اکثر ان کے جمبو سائزز ملیں گے جو کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوں گے۔ لیکن اسی امریکہ کی سپر مارکیٹس میں آج کل ایک چیز ناپید ہے، اور وہ ہے بیبی فارمولا، جس سے آپ شیرخوار بچوں کا دودھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مائیں آج کل یہاں پر کیا کر رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیو جرسی میں رہنے والی علینا کمیل 2 بچوں کی ماں ہے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اپنی 8 ماہ کی بچی کو فارمولا پر منتقل کرنے کے 2 ماہ بعد ہی انفنٹ فارمولا یا دودھ کی تلاش کرنا حقیقت میں جوئے شیر کھودنے کی مانند بن جائے گا۔ جب بھی کہیں گروسری لینے جاتے تھے، شاپ رائٹ، اسٹاپ اینڈ شاپ، وال مارٹ، ٹارگیٹ، ہر جگہ، فارمیسیز پہ بھی، رائٹ ایڈ، سی وی ایس، کہ کہیں پر بھی مل جائے۔ جب پتہ چل گیا کہ بہت زیادہ شارٹیج ہے تو پھر میں نے اسکرین شاٹ لی اینڈ میں نے ڈفرینٹ فرینڈس کو بھیجنا شروع کیا کہ بھائی آپ میں سے کوئی جائے گروسری شاپنگ، کسی کو بھی کہیں نظر آئے پلیز مجھے بتا دیں یا خرید لے میرے لیے۔ الٹیمیٹلی اس آپشن پہ آئے کہ وی وینٹ ٹو دا اسٹور، اور جو بھی سملیک کی ٹائپ تھی میرے ہسبینڈ نے کہا وہی لے لو۔ کوئی جیسے یہ ایک سوئے ملک والی ٹائپ تھی، ہی گاٹ اے کین آف دس، کہ صرف یہ پڑا ہوا تھا۔ ایک اور ٹائپ ہوتی ہے انفامل، میرے ہسبینڈ یہ لے کر آئے کہ چلو یہ ٹرائی کر لو، کیا پتہ یہ لے لے، لیکن وہ لے نہیں رہی تھی۔ جب اس نے تھوڑا سا پیا بھی، اس کے بعد اس کا پیٹ اپسیٹ ہو گیا، شی اسٹارٹڈ وامٹنگ، سو آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ دس ملک۔ یہ تمام مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب بیبی فارمولا بنانے والی ایک کمپنی کے فارمولا سے چند بچے شدید بیمار ہو گئے، جس کے بعد فروری کے مہینے میں تمام سپر مارکیٹ کی آئل سے یہ ڈبے ہٹا لیے گئے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ پروڈکشن پھر سے شروع کرنے اور بیبی فارمولا کے سپر مارکیٹس کے شیلفز تک پہنچتے مزید 6 سے 8 ہفتے درکار ہوں گے۔ مسئلے کے فوری حل کے لیے صدر جو بائیڈن نے ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ کا استعمال کیا ہے، یعنی اب سپلائرز کو دیگر تمام آرڈرز چھوڑ کر بیبی فارمولا بنانے والی کمپنیز کے آرڈرز کو اولیت دینی ہوگی۔ ساتھ ہی صدر بائیڈن نے بیرون ملک سے خصوصی طیاروں کے ذریعے بیبی فارمولا منگانے کا حکم بھی دیا ہے، جسے آپریشن فلائی فارمولا کا نام دیا گیا ہے۔ ندا سمیر، وائس آف امریکہ، نیو جرسی۔ امریکہ میں یونیورسٹی آف ٹیکسس کے ایک پروفیسر ایسے ننھے منھے روبوٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں خوردبین کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان روبوٹس کو بنانے کا مقصد انہیں انسانی جسم میں داخل کر کے میڈیکل کے شعبے میں مریضوں کے علاج کے لیے ان نانو روبوٹ سے مدد لینا ہے۔ آسٹن میں قائم یونیورسٹی آف ٹیکسس کے ایک میکینیکل انجینئر اپنی ٹیم کے ساتھ ایسے ننھے منھے روبوٹ تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں جو قلم کی نوک سے بھی چھوٹے ہوں گے اور جو انسانی جسم میں تیر سکیں گے اور کینسر کی رسولی جیسے مسائل کو خودکار طریقے سے درست کر سکیں گے۔ امید ہے کہ ایک دن آئے گا جب وہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو سکیں گے اور ان ٹیومرز کے خلیوں کی سرجری کر سکیں گے یا یہ پتہ لگا سکیں گے کہ وہ جسم میں کہاں پر ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ایسا علاج ہو سکتا ہے جس میں جسم میں کوئی کٹ یا شگاف نہیں لگانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت یہ سائنس فکشن لگے، لیکن دنیا بھر کے سائنسدان اسے حقیقت بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ روبوٹس ایک
इंजेक्शन के जरिए जिस्म में दाखिल किए जाएंगे या फिर इन्हें मुंह से निगला जा सकेगा। योबिंग योंग कहते हैं कि जब रोबोट को किसी रसौली जैसा कोई हदफ दिया जाएगा तो वो उसके हुसूल के लिए एक दूसरे से राब्ता करेंगे। कुछ तहकीक करने वाले इन नैनो रोबोट्स को हरकत देने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स या केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। योबिंग योंग की टीम सोने, सिलिकॉन और पोलिस्टरीन से बने इन नन्हे रोबोट्स को हरकत देने के लिए ऑप्टिक्स यानी हाई पावर की लेजर बीम की शक्ल में रोशनी का इस्तेमाल कर रही है। बकौल योबिंग योंग, इन माइक्रो या नैनो रोबोट्स का हदफ ये है कि वो मछलियों के किसी ग्रुप की तरह मिलकर काम करना सीखें। मुख्तलिफ किस्म के इन माइक्रो रोबोट्स में से बहुत सौ का हम किस तरह से एक दूसरे से राब्ता शुरू करवा सकते हैं ताकि वो मरबूत रवैया रखने वाला एक ग्रुप बन सकें। योबिंग योंग इन रोबोट्स का मवाजना खुद ड्राइव करने वाली गाड़ियों से करते हैं जिनकी एक मंजिल होती है, लेकिन उनके लिए सड़क के ज़ाब्तों और खतरात को सीखना जरूरी होता है। उनके लिए जरूरी है कि वो जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम से टकराव से बचने की कोशिश करें। और मुस्तकबिल में इन माइक्रो नैनो रोबोट्स का किरदार सिर्फ इंसानी जिस्म तक ही महदूद नहीं रहेगा। योबिंग योंग कहते हैं कि हो सकता है कि उन्हें किसी दिन एक झील में छोड़ दिया जाए ताकि वो उसमें तैरते हुए उसे आलूदगी से पाक कर सकें। इंसानों पर इन रोबोट्स के क्लिनिकल तजर्बात अगले चंद बरसों में शुरू हो जाएंगे, इसलिए मुमकिन है कि वो दिन ज़्यादा दूर ना हो जब ये नैनो रोबोट्स इंसानी जिस्म के अंदर सर्जरीज करना शुरू कर दें। डैना मिचेल के साथ मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी साहिलों पर मौसम बहार और गर्मियों के आगाज़ में छोटी मछलियों की एक बड़ी तादाद अंडे देने पहुंचती है, जिससे जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल इन मछलियों के लिए अफजाइश नस्ल का गढ़ बन जाते हैं। हर साल अप्रैल और जून के दरमियान चंद रातों के लिए ये साहिल ग्रनियन नामी चांदी की तरह चमकती मछलियों से भर जाते हैं। ये मछलियाँ पूरे चांद के बाद तकरीबन 4 रोज तक अंडे देने के लिए साहिल पर आती हैं। साइंसदान भी मकामी लोगों के साथ फितरत का ये मंजर देखने के लिए, जिसे ग्रनियंस के साथ रक्स कहा जाता है, साहिलों पर चले आते हैं। यहाँ कब्रेलो बीच पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस से ग्रेजुएट करने वाले बायोलॉजी के तलबा ग्रनियंस पर अपनी तहकीक के लिए नमूने जमा कर रहे हैं। ग्रनियंस को प्रोटेक्टेड जानवर करार दिया गया है, यानी मादूमी के खतरे से दो चार ऐसा जानदार जिसकी हिफाजत करना जरूरी है। इनके अंडे देने का तर्ज अमल इंतहाई मुनफरिद है। वो पूरे या नए चांद के तकरीबन 4 दिन बाद इंतहाई ऊंची लहरों पर सवार होकर कैलिफोर्निया के साहिलों पर पहुंचती हैं और रेत में अंडे देती हैं। अंडों को 2 हफ्ते महदूद नमी वाली इस आबो हवा में उस वक्त तक जिंदा रहना होता है जब तक कि जवार वापस नहीं आ जाता। दुनिया में बहुत कम मछलियों की अक़साम ऐसा करती हैं। रात के वक्त रेत में अंडे देना अफजाइश नस्ल का एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ कैलिफोर्निया की ग्रेनियंस में ही पाया जाता है। इस किस्म की एक और मछली गल्फ ग्रेनियन मेक्सिको के बाहा कैलिफोर्निया सूबे के साहिलों पर दिन के वक्त अंडे देती है। मादा मछली अपनी दुम से रेत में गड्ढा खोदती है और 1 से 3,000 तक अंडे देती है। इसके फौरन बाद मछली का नर उन अंडों पर अपना स्पर्म छोड़ देता है। अगली आने वाली लहर उन अंडों को फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी नमी मुहैया करती है। ग्रेनियंस के मौजू पर महारत रखने वाली मिरांडा कोरोना के मुताबिक अंडों को फर्टिलाइज होने में 1 घंटे से भी कम वक्त लगता है। जब हम मसनूई तरीके से अंडों की फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इसको यकीनी बनाने के लिए कम से कम 1 घंटा इंतजार करते हैं। ताहम फितरी तौर पर हो सकता है कि इससे कम वक्त लगता हो। जब अंडों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो मादा ग्रेनियन रेत में से रेंग कर बाहर निकल आती है और पीछे सुराख में हजारों अंडे छोड़ देती है। फिर ये मछलियाँ पानी की मौजों का इंतजार करती हैं ताकि उस पर सवार होकर समंदर में वापस जा सकें। इन तलबा के लिए ये इन मछलियों के अफजाइश नस्ल के इस अमल को अपनी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मनाने का एक मौका भी है। ग्रेनियंस साहिली कटाव और आलूदगी के बायस खतरे में हैं, लिहाजा उनकी तादाद को बरकरार रखने के लिए अप्रैल और मई में अंडे देने के सीजन के दौरान इन मछलियों को पकड़ने पर सख्त पाबंदी है। टीटी ट्रैन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। और प्रोग्राम और पाकिस्तान के हवाले से जानने के लिए और ख़बरें जो दिलचस्प मालूमात हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं VOA की वेबसाइट पे, उसको पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu।
اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.